ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो दिखने में विकिपीडिया का महज एक छोटा सा पन्ना लग सकता है। हाँ, बिल्कुल एक आम सा पेज। वही तो, लेकिन असल में ये हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े एक दुस्साहसिक प्रयोग का पर्दाफाश करता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं दिग्गज रचनाकार जैनेंद्र कुमार के साल 1939 में प्रकाशित उपन्यास कल्याणी की। जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। सही बात है। और इस पूरी गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे केवल एक नैरेटिव पर्सपेक्टिव यानी कहानी कहने का नजरिया बदल देने से किसी भी रचना का पूरा डीएनए कैसे बदल जाता है। हाँ, और साथ ही ये भी कि स्थापित कला में ऐसे अतरंगी प्रयोग करने के जोखिम क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, इस विषय की गंभीरता इसी बात में छिपी है कि कल्याणी को साहित्य के इतिहास में महज एक और किताब की तरह दर्ज नहीं किया जा सकता। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रचनाकार द्वारा अपने ही बनाए और परखे हुए शिल्प के खिलाफ की गई एक तरह की बगावत है। बगावत? वो कैसे? देखिए, जब कोई लेखक किसी कहानी को बुनता है ना, तो पाठकों को मुख्य पात्र की आंखों से दुनिया दिखाने का एक सुरक्षित रास्ता होता है। हाँ, वो सबसे आसान और आजमाया हुआ तरीका है। एकदम सही। लेकिन इस स्रोत सामग्री से जो संकेत मिलते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ उस सुरक्षित रास्ते को जानबूझकर बारूदी सुरंगों से भर दिया गया है। अरे बाप रे! लेकिन भाई, इतना बड़ा कथात्मक जोखिम उठाना किसी नौसिखिया के बस की बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, अगर कैमरे का एंगल पूरी तरह से पलटना है तो पहले उस कैमरे के बुनियादी नियमों का मास्टर होना पड़ता है ना? 100%। और स्रोत में दी गई जानकारी ये स्पष्ट रूप से साबित करती है कि जैनेंद्र कुमार बिल्कुल वही मास्टर थे। हाँ, उनकी रचनाओं की सूची तो देखिए। इस अनोखे उपन्यास की भूल भुलैया में उतरने से पहले मुझे लगता है हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये खड़ा है। और वो सूची किसी भी कला प्रेमी को हैरान करने के लिए काफी है। सच में। स्रोत बताता है कि 1939 में कल्याणी उनका चौथा उपन्यास था। चौथा उपन्यास। और उस सूची का ऐतिहासिक संदर्भ समझना यहाँ सबसे अनिवार्य हिस्सा है। उस 1939 के दौर की कल्पना करना बहुत जरूरी है। मतलब वो कोई संघर्ष करने वाले नए लेखक नहीं थे। बिल्कुल। ये वो समय नहीं था जब कोई नया लेखक बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। हाँ, जरा उस टाइमलाइन की गतिशीलता पर गौर कीजिए। स्रोत के हिसाब से 1929 में उन्होंने परख लिखा। फिर महज 3 साल बाद 1932 में ऋषभ चरण जैन के साथ मिलकर तपोभूमि का सहलेखन किया। हाँ, को-ऑथर किया उसे। और उसके बाद 1935 में सुनीता और 1937 में त्यागपत्र जैसी कृतियां सामने आई। मतलब हर 2 या 3 साल में एक वृहद रचना आकार ले रही थी। वही तो मैं सोच रही थी, कितनी तेज रफ्तार थी। और बात सिर्फ उपन्यासों तक सीमित नहीं थी। इसी दौरान वे फांसी, जो 1929 में आई, फिर वातायन, नीलम देश की राजकन्या और एक रात जैसे कहानी संग्रह भी लिख रहे थे। देखिए, इस निरंतरता के पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। 10 साल के भीतर इतनी सारी विधाओं में, चाहे वो स्वतंत्र उपन्यास हों, सहलेखन हों या कहानियां हों, लगातार काम करने का मतलब क्या है? मतलब उनका दिमाग हमेशा चल रहा था। बिल्कुल। उनका दिमाग विश्राम की स्थिति में नहीं है। वो मानवीय संवेदनाओं को कागज पर उतारने की हर पारंपरिक शैली को आजमा चुके थे। हाँ, परख या त्यागपत्र जैसी कृतियों के जरिए उन्होंने पाठकों की नब्ज पकड़ना सीख लिया था। एकदम सही कहा। और ये सफर केवल 1939 पर आकर रुका नहीं। हाँ, स्रोत के अंत में ये भी दर्ज है कि आगे चलकर 1950 के दशक में उन्होंने विवर्त, सुखदा और व्यतीत लिखे, और भाई ये तीनों ही 1953 में आए। एक ही साल में 3। और फिर 1956 में जयवर्धन जैसे उपन्यास भी लिखे। मतलब ये एक ऐसा रचनाकार है जो दशकों तक साहित्य के केंद्र में बना रहा। एक स्थापित नाम। अगर मैं इसे एक रूपक के जरिए समझाऊं ना, तो जैनेंद्र कुमार उस दौर के एक स्थापित सुपरस्टार निर्देशक की तरह थे। अच्छा, सुपरस्टार डायरेक्टर? हाँ, मतलब एक ऐसा निर्देशक जिसने लगातार 4-5 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उसे बिल्कुल पता है कि दर्शक को कब रुलाना है, कब हंसाना है, और बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ तेज करना है। बिल्कुल। लेकिन फिर अपनी अगली बड़ी फिल्म में वो अचानक फैसला करता है कि इस बार कैमरे का लेंस मुख्य किरदार के चेहरे पर होगा ही नहीं। अरे वाह, ये रूपक स्थिति को बिल्कुल सटीक ढंग से प्रस्तुत करता है ना? देखिए, जब कोई भी साधक अपनी कला के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। मतलब वो बोरियत वाले बेचैनी? हाँ,
स्थापित नियमों पर चलकर तालियां बटोरना अब उसे संतुष्ट नहीं करता। वो अपनी ही महारत को चुनौती देना चाहता है। और कल्याणी के मामले में ये चुनौती कहानी के कथ्य में नहीं बल्कि उसके शिल्प में दी गई। बिल्कुल, एक पारंपरिक आत्मकथात्मक शैली को लेकर उसे एक ऐसे सांचे में ढाल दिया गया जिसकी उम्मीद किसी पाठक को थी ही नहीं। और यही वो मोड़ है जहां स्रोत सामग्री हमें एक जबरदस्त झटके से रूबरू कराती है। सबसे बड़ा कथात्मक ट्विस्ट। हाँ, स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि ये उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में तो है, लेकिन इसका जो कैच है ना, वो बहुत ही विचित्र है। मतलब आमतौर पर जब किसी पुस्तक का शीर्षक कल्याणी हो और वो आत्मकथात्मक अंदाज में हो, तो पाठक क्या मानकर चलता है? यही कि कल्याणी स्वयं आकर अपने जीवन के पन्ने खोलेगी। वही तो, वो कहेगी मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये सहा। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता। स्रोत के अनुसार कहानी को सुनाने वाला यानी प्रस्तुतकर्ता इस कहानी का मुख्य पात्र है ही नहीं। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो महज एक गौण पात्र है, एक सेकेंडरी कैरेक्टर। कथा वास्तव में श्रीमती असरानी की है, जिन्हें उपन्यास में कल्याणी कहा गया है। बिल्कुल, लेकिन प्रस्तुतकर्ता स्वयं उनके जीवन के केंद्र में मौजूद नहीं है। वो कल्याणी की कहानी को महज अपने कुछ परिचितों की जीवन कथा के रूप में श्रोताओं के सामने रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। क्या? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे किसी इंसान के जीवन की सबसे दर्दनाक ट्रेजेडी या सबसे बड़ी खुशी घटित हो रही हो, और हम उस घटना को उसकी अपनी आंखों से महसूस करने के बजाय सड़क के दूसरी तरफ खड़े होकर चाय पी रहे एक अनजान राहगीर की आंखों से देख रहे हो। एक दूर का नजरिया। हाँ, और अगर उस राहगीर को मुख्य पात्र के दर्द से कोई सीधा सरोकार ही नहीं है, तो क्या ये ढांचा पाठक और उस दर्द के बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी नहीं कर देता? यह आपत्ति स्वाभाविक है। मतलब क्या ये कहानी की आत्मा की हत्या करने जैसा नहीं है? मैं कहूंगा कि शायद लेखक इसी दीवार को परीक्षण करना चाहता था। अच्छा। देखिए, जब प्रस्तुतकर्ता स्वयं कथा में प्रधानता नहीं रखता है, तो वह घटनाओं के प्रति अपना दृष्टिकोण पूर्णता तटस्थ रखने का प्रयत्न करता है। तटस्थ यानी एकदम न्यूट्रल। हाँ, यहाँ तटस्थता शब्द पर जोर देना आवश्यक है। एक गौण पात्र होने के नाते नरेटर के पास कल्याणी के मन के भीतर झांकने की कोई जादुई शक्ति तो है नहीं। जाहिर सी बात है, वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। बिल्कुल, वह केवल वही देख सकता है जो बाहर घट रहा है। वह भावनाओं का सीधा उपभोक्ता नहीं है, बल्कि महज एक गवाह है। गवाह मतलब वो एक कैमरे की तरह काम कर रहा है जिसमें कोई भावना नहीं है, बस एक लेंस है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। यह साहित्य में वस्तुनिष्ठ था, जिसे हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, उसे थोपने का एक प्रयास है। लेखक ये जांचना चाहता है कि क्या किसी इंसान की जिंदगी को बिना उसकी भावनाओं में बहे एक ठंडे और निष्पक्ष नजरिए से रिपोर्ट किया जा सकता है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स बताना। हाँ, प्रस्तुतकर्ता सिर्फ तथ्यों को सामने रखता है। कल्याणी वहां गई, उसने ये किया, वह शांत थी। वह कल्याणी के आंतरिक उथल पुथल की कोई कल्पना नहीं करता, सिर्फ बाहरी आवरण का वर्णन करता है। खैर, ये विचार सुनने में जितना दार्शनिक और बौद्धिक लगता है ना, जमीन पर इसके नतीजे उतने ही घातक भी साबित हो सकते हैं। और हुए भी हैं। हाँ, और हमारा विकिपीडिया स्रोत इस नुकसान को बिल्कुल नहीं छिपाता। बाहर से खड़े होकर किसी की जिंदगी को रिपोर्ट करने की इस जिद ने कहानी को एक भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। स्रोत उन नकारात्मक प्रभावों को बहुत स्पष्टता से रेखांकित करता है। देखिए, जब कहानी एक ऐसे व्यक्ति के नजरिए से आगे बढ़ती है जिसे मूल घटनाओं से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, तो उसका सीधा असर कहानी के विकास चक्र पर पड़ता है। हाँ, स्रोत में ठीक इसी बात का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है कि इस दृष्टिकोण के कारण कथानक के विकास चक्र में कुछ ऐसे अंश आ गए हैं जो उसके प्रवाह की गति को भंग कर देते हैं। गति को भंग कर देते हैं, यानी पेस खराब कर देते हैं। बिल्कुल। अगर इसे आम भाषा में डिकोड किया जाए तो इसका मतलब है कि कहानी रुक रुक कर चलती है, झटके खाती है। हाँ, उसमें वो बहाव नहीं रहता जो पाठक को एक पन्ने से दूसरे पन्ने तक खींच ले जाए। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्यों? प्रवाह के भंग होने का सीधा संबंध मानवीय मनोविज्ञान से है। अच्छा? किसी भी कथा का प्रवाह केवल घटनाओं के एक के बाद एक घटित होने से नहीं बनता, वो प्रवाह भावनाओं की निरंतरता से बनता है। भावनाओं का जुड़ाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब कोई मुख्य पात्र अपनी कहानी सुनाता है तो पाठक उसकी खुशी या दर्द के साथ एक लय में बहता है। हाँ, वो कनेक्ट फील करता है। लेकिन
जब एक तटस्थ राहगीर वही कहानी सुनाता है तो वो ले टूट जाती है। गवाह केवल सूचना देता है, संवेदना नहीं। और जहां संवेदना गायब होती है वहां कथा का प्रवाह तो लड़खड़ाए गई। एकदम सही। और देखिए, सूचना से जुड़ा ये संकट एक और बहुत बड़ी खामी को जन्म देता है, जिसका उल्लेख स्रोत के अंतिम हिस्से में किया गया है। दार्शनिकता वाला हिस्सा। हाँ, वहां लिखा है कि उपन्यास में जो दार्शनिक विचार प्रासंगिक रूप से आए हैं वो चिंतनपूर्ण नहीं है। ये काफी भारी भरकम अकादमिक वाक्य है ना? लेकिन अगर इसकी परतें उधेड़ी जाएं तो बात बहुत सीधी और कड़वी है। दर्शन या फिलॉसफी तब गहरी होती है जब वो भट्टी में तप कर निकलती है। गहराई का अभाव भी इस कथात्मक जोखिम का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। बिल्कुल। देखिए, जब प्रस्तुतकर्ता ने कल्याणी के जीवन की पीड़ा को अपनी त्वचा पर महसूस ही नहीं किया है तो उन घटनाओं पर जो भी दार्शनिक टिप्पणी करेगा वो खोखली ही प्रतीत होगी। हाँ, क्योंकि वो दर्द उधार का है। सही कहा। वो ज्ञान बांट सकता है, सिद्धांतों की बात कर सकता है, लेकिन उसमें आत्मा का वो स्पंदन नहीं होगा जो निजी अनुभव से आता है। ये तो मौजूदा दौर की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा करता है। कैसे? मतलब आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में अक्सर देखने में आता है कि लोग उन विषयों पर दुनिया भर के भारी भरकम शब्द और दार्शनिक सिद्धांत बगाड़ते हैं जिनसे उनका कोई जमीनी जुड़ाव होता ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल, है ना? यदि कोई व्यक्ति किसी विषय को लेकर भावनात्मक या बौद्धिक रूप से गहराई से नहीं जुड़ा है तो उसके द्वारा पेश किया गया सारा दर्शन महज किताबी बातें लगेगा। सतही लगेगा। हाँ, वो चिंतनपूर्ण हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें भोगे हुए यथार्थ की कमी है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर ही चिंतन की गहराई तय करता है। बिल्कुल। कल्याणी का प्रस्तुतकर्ता घटनाओं का चश्मदीद जरूर है, लेकिन वो उन घटनाओं का भोक्ता नहीं है। उसने वो भोगा नहीं है। इसीलिए उपन्यास के बीच बीच में आने वाले उसके दार्शनिक विचार कथा के प्रवाह को समृद्ध करने के बजाय उसे और अधिक कृत्रिम बना देते हैं, बनावटी लगने लगते हैं। हाँ, पाठक आसानी से पकड़ लेता है कि ये दर्द की आवाज नहीं बल्कि किसी बाहर वाले की बौद्धिक कसरत चल रही है। को समेटा जाए, मतलब एक लेखक की विशाल पृष्ठभूमि, एक गौण पात्र के हाथों में कहानी सौंपने का भारी जोखिम और उसके कारण टूटा हुआ प्रवाह और उथला दर्शन। तो इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? ज्ञान के भूखे और चीजों को गहराई से समझने की चाह रखने वाले किसी भी श्रोता के लिए इस छोटे से विकिपीडिया स्रोत में क्या संदेश छिपा है? मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा सबक नजरिए की ताकत और उसकी सीमाओं के बारे में है। नजरिए की ताकत। हाँ, किसी भी सूचना, किसी भी रिपोर्ट या किसी भी कथा का मूल्यांकन करते समय ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो किस चश्मे से देखी जा रही है। कौन सुना रहा है कहानी? बिल्कुल। प्रस्तुतकर्ता की स्थिति क्या है, उसका मूल घटना से संबंध क्या है और उसकी भावनात्मक दूरी कितनी है, ये सब तय करते हैं कि जो सच्चाई सामने आ रही है वो कितनी प्रामाणिक है। सही बात है। परिप्रेक्ष्य में किया गया एक छोटा सा बदलाव पूरी सच्चाई के ढांचे को विकृत कर सकता है या फिर उसे एक नया आयाम दे सकता है। ये विचार अपने आप में कई खिड़कियां खोलता है, चाहे इतिहास की किताबें हों या रोजमर्रा की खबरें। नैरेटर की कुर्सी पर कौन बैठा है ये जानना कहानी जानने से कहीं ज्यादा जरूरी है। एकदम सही निष्कर्ष है ये। तो अंत में इस पूरे मंथन से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा असहज करने वाला दार्शनिक सवाल जन्म लेता है। मान लीजिए कि दुनिया के किसी भी इंसान के जीवन की सबसे जटिल, सबसे निजी और सबसे अंधकारमयी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी जाए जो सिर्फ उसका एक सामान्य परिचित हो, एक दूर का जानकार। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर से केवल घटनाएं देखी हों। तो क्या वो कहानी कभी उस इंसान का असली सच बयान कर पाएगी? या फिर वो केवल बाहर से देखी गई घटनाओं की एक तटस्थ, ठंडी और भावनाहीन सूची बनकर रह जाएगी, जिसमें तथ्य तो सारे होंगे लेकिन इंसानियत कहीं खो जाएगी? बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो साहित्य, इतिहास और खुद हमारे आसपास बुने जा रहे आख्यानों को हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहेगा।